हम्म। चलिए, तो ये दिसंबर मंथ का 2024 का इकोनॉमी वाला सेक्शन है। विधेयक पे सवाल नहीं बनता है, ठीक है, पहली चीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके रॉ मटेरियल काम में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, इसको जरा सा देख लेते हैं कि बैंकिंग कानून विधेयक जो लाया गया है, या विधेयक की बात हो रही थी, ठीक है, कुछ उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाने थे, ठीक है। तो इसके सवाल को हम जरा सा देख लेते हैं, एक आइडिया लगेगा रफली। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख प्रशासनिक चुनौतियां क्या हैं, कम से कम ये बात तो हमें पता चल जाएगी कि चैलेंजेस क्या क्या है। और प्रणाली में उस सिस्टम में सुधार करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं। फोकस हो गया इस पॉइंट पे? जल्दी से कमेंट, शिवांगी जी। चलिए, तो हमें किस पे फोकस करना है, मेंस वाले पॉइंट पे ही, कि क्या क्या चैलेंजेस है। ये देखिए, पहले से मेंशन है ऑलरेडी यहाँ पे। बैंकिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, उससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या क्या है, या चैलेंजेस क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है। अगर हम हिंदी साहित्य में जाएंगे तो समस्या मानसिक स्तर की होती है, और चुनौतियां जो है वो क्रियान्वयन स्तर की होती है, ठीक है। बट यहाँ पे ऑन द जीएस पॉइंट, या फिर कारण भी आप इसको कर सकते हैं। तो क्या समस्या हमें रोजमर्रा के बैंकिंग प्रशासन में, मतलब बैंकिंग प्रशासन में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है अभी। तो फ्रॉड की समस्या मिल रही है, कुल मिला के बस एक एक लाइन में समझिए, ये देखिए अंडरलाइन कर दीजिए। कुल मिला के फ्रॉड की समस्या है सबसे ज्यादा। तो कोई भी, या धोखाधड़ी जो होती है, जो बैंकिंग फ्रॉड होता है, तो बैंक की साख यानी उसके जो क्रेडिबिलिटी जो है, उसके ऑपरेशनल व्यवसाय और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, उसको इफेक्ट करती है। जैसे पीएनबी का घोटाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रशासन व स्वायत्तता की समस्याएं, यानी बोर्ड में जो जो पीएसयूज है या पीएसबी जो है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं, उन सब के ऑपरेशन में गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर होता है, उससे उसमें ऑटोनोमस की कमी है, ऑटोनॉमी की कमी है थोड़ी। स्वयं से बहुत कई बार डिसीजन नहीं लिए जा सकते। आप लोगों को एक हल्का सा एग्जांपल दे देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे विजय माल्या को पैसे दिए गए थे, ठीक है, तो को किसी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं के कहने पे ही दे दिया गया था, इतना तो पता ही होगा। बाद में वो देश छोड़ के भाग गए, विजय माल्या साहब, ठीक है। तो आप कहिएगा सर साहब क्यों कह दिया, भाई अपने ही देश के नागरिकों को कहा जा रहा, ओसामा को जी तो नहीं कहा जा रहा ना। चलिए, तो ये गवर्नमेंट इंटरफेयर ज्यादा देखने को मिलता है। आरबीआई और वित्त मंत्रालय, यानी डबल जो दोहरा नियंत्रण है उनके, उस वजह से निर्माण प्रक्रिया बाधित होती है, ठीक है। और भी जैसे कि जोखिम लेने में, अब जितना इंटरफेयर है तो जोखिम लेने में ये बैंक, जैसे बार बार अगर आपको किसी काम के लिए, मतलब कोई रोक टोक करता रहे, आपको हर बार परमिशन लेनी पड़े, तो आप ऑटोनोमस होके स्वयं का डिसीजन नहीं ले सकते। और जब नहीं लेते तो फिर जवाब, उसका रिजल्ट भी वैसे ही आने वाला है, ठीक है। चलिए, विनियामक खामियां और अस्पष्टता, कई बार जो रेगुलेशन के कारण, जैसे सब हर बैंक की आरबीआई, सेबी, इडा, सीसीआई, इन सब की जैसे जो रेगुलेटरी बॉडी है, उनके कारण कई बार ओवरलैप का मतलब होता है दोहराव, या भ्रम की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। सहकारी बैंक में आरबीआई, और आरबीआई का तो कंट्रोल होता ही है, लेकिन राज्य रजिस्ट्रार का भी दोहरा नियंत्रण होता है, तो इससे भी कमजोर
रेगुलेशन देखने को मिलती है। यानी बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या समस्या है या क्या क्या चुनौतियां हैं। स्ट्रक्चरल लेवल पे बात करें तो डिपॉजिट ग्रोथ की तुलना में ऋण ज्यादा देने पर ज्यादा दिया जाता है। इससे क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो घरेलू बचत जो म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन में शिफ्ट हो रही है। ये प्री का भी, अच्छा ये थोड़ा सा उसको आप प्री का भी देख लीजिएगा, ये प्री में भी अलग से बनेगा कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। 2026 बहुत ही मतलब एक माइनर सा था। इस लाइन को आप 2026 के प्री के लिए अलग से इकोनॉमी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। राजनीतिक इंटरफेयर और ऋण माफी से बैंकों की वित्तीय सेहत पर भी असर पड़ता है। भाई हमने कल, जैसे सभी को पता है कि बिजली हालत खराब है, बिजली की का जो सेक्टर है, लेकिन किसानों को मुफ्त बिजली बांटी जा रही है। शिवांगी जी, समझ में आ रही है चीजें? साइबर सुरक्षा की और आईटी जोखिम तो है ही, क्योंकि सभी जो बैंकिंग सेक्टर जो है, ये क्या हो गया है, अब इंटीग्रेटेड हो गए। सभी बैंक एक दूसरे से जुड़ भी चुके हैं, और अब बिना इंटरनेट के तो काम ही संभव नहीं है, काम करना। ठीक है, तो साइबर अटैक, अब जब आप इंटरनेट पे जिससे जुड़ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि भाई उसको सेफ रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब चोर बंदूक लेके बैंक लूटने नहीं आएगा। अब कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? बहुत रेयर केस, पूरे देश में अगर हम बात करें पूरे साल में, तो शायद एक या दो उदाहरण मिलेंगे, शायद ही मिल जाए, वो भी पकड़ में भी आ जाते हैं। बट फ्रॉड वाली बात करें, जिसमें खतरा कम से कम जान नहीं जाएगी, गोली नहीं चलेगी, है ना? कल ही मैंने बताया कि अंग्रेज जितना लूट के नहीं ले गए हैं, उसका 10 गुना अभी पिछले 5 सालों में लूटा जा चुका है, 5 से 10 सालों में। तो ये भी एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो साइबर अटैक है, डिजिटल धोखाधड़ी, म्यूचुअल अकाउंट्स का दुरुपयोग बढ़ा है ना? ये चैलेंजेस है बैंकिंग सेक्टर्स में। टॉपिक छोड़ दीजिएगा, बैंकिंग सेक्टर में चैलेंजेस क्या क्या है मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन के में सुधार के लिए क्या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है? बिल्कुल, जब बिल्कुल कर रही है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? अब देखिए, ये पॉइंट भी आपका यहाँ से मेंस का ही बन रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा पीएसबी में सुधार, 10 जो बैंक थे उनको मर्ज कर दिया गया 4 बैंकों में, ये तो सभी को पता है। तो ऐसे क्या होगा, उनकी कार्य क्षमता, जैसे कल भी मैंने बताया था कि यूपी गवर्नमेंट इसको स्कूल में लागू कर रही है कि जहाँ 50 बच्चे हैं या उससे कम हैं, तो एक उसी नया स्कूल खोलने के बजाय उसको मर्ज कर दिया जा रहा है। किसी की जॉब भी नहीं जा रही है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा, ना टीचर्स की, ना स्टूडेंट का, तो खैर है ही। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है कि भाई घर किसी का पास में था नहीं था, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सिफारिश भी की गई थी कि भाई जो बैंक, उनका फंक्शन जो है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसको बड़े बैंक के साथ टाई अप कर दिया जाए। विधायी सुधार, विधायी सुधार क्या है? ये 49 में हुआ था बेसिकली, में संशोधन किया गया। बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है वो 1949 का है, जिसमें अब संशोधन करके आरबीआई को गवर्नेंस फेलियर की स्थिति में बैंक बोर्ड भंग करने का अधिकार दिया गया। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में भी इसको एज यूजुअल लिख सकते हैं। आईबीसी लागू करके, यानी दिवालिया और शोधन अक्षमता जो संहिता है, लागू करके एनपीए समाधान प्रक्रिया बनाई गई है। इस पर मैंने डिटेल में बात कर रखी है पहले भी। बैंकों पर दबाव कम करने के लिए ये जो राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड है, और इंडिया डेट डेट यानी डीईबीटी, डेट रिजोल्यूशन
कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई है। तो ये क्या हो गया, विधायी सुधार। प्री क्यों लिखा है, पहले ये समझ लीजिएगा, ये सेकंड वाले में, क्योंकि ये विधायी का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। ये प्री के लिए भी मैं प्री में अलग से बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए जैसे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि भाई बैंकिंग में विधायी सुधार क्या है, तो विधायी सुधार ये दो हैं, ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, यानी कानून बनाया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई 10 बैंकों का मर्जर, तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो विधायी सुधार नहीं है। ये बात समझ में आई शिवांगी जी? क्या बात है, गुलबशा अलवी जी भी आ गई चुपके से। आरती जी कहाँ रह जाती हैं भाई? आरती जी को क्लास नहीं लेना है क्या? अभिषेक गौतम को क्लास नहीं लेना है? चलिए, आरबीआई, ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट के स्तर पर। अब आरबीआई क्या कर रही है, तो जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को देखने का काम कौन करती है, आरबीआई। राजकोषीय नीति कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, ठीक है। तो आरबीआई द्वारा क्या दिया गया, इसीलिए मैंने प्री लिखवाया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो जोखिम प्रबंधन मजबूत करना, जोखिम आधारित जो भी पर्यवेक्षण है, संपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा करनी है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, ये सब लागू किया करना। किस बैंक में क्या, ये ऑपरेशनल वाली चीजें हैं। मैनेजमेंट कौन देखेगा बैंकों का, आरबीआई है। बैंकों का बैंक इसलिए कहा गया है ना। 2019 से जो तनावग्रस्त, यानी जो पोटेंशियल, जो तनावग्रस्त संपत्तियां जो थी, यानी बहुत दबाव में थी कि भाई इनका पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, उसके समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क लागू किया गया है। किसके लिए, तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए। तनावग्रस्त संपत्तियां वो होती हैं कि भाई जो पैसा ले लिया गया, अब उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, उसके लिए कौन लगाया है, शिवांगी जी, आरबीआई, ठीक है। सहकारी बैंक के लिए अगर नियामकीय सुधार 2020 में लाया गया ये अधिनियम, बैंकिंग जो विनियमन अधिनियम जो है 2020 का, आरबीआई को सहकारी बैंकों पर अधिक नियंत्रण मिल गया है अब, ठीक है। अभी हमने ऊपर भी एक लाइन सुनी थी, अगर गौर से सुना होगा आपने तो, कि आरबीआई अब सहकारी बैंकों का, आरबीआई का भी, और राज्य जो की भी बात सुननी पड़ती है, तो डबल दोहरा नियंत्रण होता है उन पर, सहकारी बैंक पे, कोऑपरेटिव बैंक, अभी कहा था ना। तो जितने आराम से सुनिएगा, उतना आसानी से वो आपके डीएनए में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, सहकारी, शहरी सहकारी को बैंकों हेतु छत्र संगठन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दे दी गई है। अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर कोऑपरेटिव बैंक है, उसको उसका मर्जर एक छत्र पे, एक ही झंडे या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर किया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, और क्या हो रहा है भाई, सार्वजनिक निजी भागीदारी का ढांचा भी बढ़ाया जा रहा है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मेंस में पूरा डेटा नहीं जाएगा। शिवांगी जी की सबसे बड़ी समस्या थी कि इतना डेटा कैसे याद रखना है, और मैं कह रहा हूं कि डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन 10% से ज्यादा डेटा याद नहीं रखना है, आप ऐसे समझिए। तो 15 से 24 के बीच में 2.5 लाख करोड़ के लगभग 77 केंद्रीय परियोजनाएं स्वीकृत की गई है पीपीपी के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो है, इससे भी जुटाने का लक्ष्य रखा गया है 22 से 25 के बीच में, सरकारी संपत्तियों के मॉनेटाइजेशन से 6 लाख करोड़ रुपया, यानी सरकार पब्लिक प्राइवेट जो पीपीपी के माध्यम से, कि भाई हमारे इसमें प्रोजेक्ट में निवेश कीजिए, उसके लिए बाहर से भी पैसा जरूरी है।
ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड एक अलग से बनाया गया है, ठीक है। वायबिलिटी गैप फंडिंग भी, यानी परियोजना लागत का 40% तक पूंजी जो है वो अनुदान में दिया जा सकता है, ये कर दिया गया है। और एफडीआई अधिकांश क्षेत्रों में, पीपीपी सेक्टर में स्पेशल, ये जो आपका है पर्पस व्हीकल जो उसको कहते हैं, उसके माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई ऑटोमेटिक रूप से। इसमें गवर्नमेंट की को सिर्फ इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। तो ये 10% ही हुआ शिवांगी जी अभी तक में। फैक्चुअल की अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 3 पॉइंट ही है जो फैक्ट है यहाँ पे, जो डेटा है जिसमें। क्लियर है। तो आगे की राह क्या हो सकती है? कमेंट नहीं आ रहा है गुलाब शालवी जी। तो आगे की राह में कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो नायक समिति जो है, ये प्री के लिए भी बता दिया था कि नायक समिति का संबंध किससे है ना, कोई पीसीएस वगैरह में पूछ लेगा। तो अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाए बैंकों को मैनेजमेंट में, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया जाए। अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इंटेंसिव जो इंसेंटिव है वो जोड़ा जाना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही ये भी होनी चाहिए कि भाई रियल टाइम में थोड़ा सा हो जाए। धोखाधड़ी रिपोर्ट के लिए विसल ब्लोअर तंत्र एक विकसित किया जाना चाहिए। तो ये ऑलरेडी विकसित हो चुका है हमारे देश में। किसने रिकमेंड किया था? शिवरामन, सॉरी, नरसिम्हा समिति जो है। तो आप ये पॉइंट ना लिखकर ये तो प्री के लिए रख लीजिए, ये वाला पॉइंट आप मेंस में ले सकते हैं, ये पॉइंट ओनली फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। नियामक समन्वय की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई, सेबी, एडा, जिसमें ओवरलैपिंग की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर होगा तो ओवरलैप की समस्या नहीं आएगी। क्लियर? जल्दी से बताइए, समझ में चीजें आई कि नहीं आई? एक फ्रेमवर्क खुल के आ पाया कि नहीं? नहीं, कुछ लोगों ने ये कहा था मुझे कि 3 दिन के बाद कि सर आपका पहला वाला जो क्लास है वो समझ में नहीं आया। ठीक है। नहीं, मैं कहने पे फिर से गलत वे में मत ले लीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि जो प्रॉब्लम अभी है उसको अभी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बाद के लिए बचा के रखते हैं तो ये आपका नेचर बन जाता है। फिर आपकी वे ऑफ लाइफ में फिर यही आएगी कि जो प्रॉब्लम सबका समाधान अभी हो सकता है आप उसको 6 साल बाद सॉल्व कीजिएगा, तो अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। ठीक है। तो तुरंत के तुरंत पूछ लिया कीजिए। चलिए, अधिकतम मोस्ट फेवरेट नेशन वाली जो बात है, क्लॉज है, उसका क्लॉज है तो हमें क्लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसमें मेंस का साथ आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें। हाँ, ये रीजन था। क्लॉज पूरा प्री के लिए ही था। कुछ क्लॉज जैसे, हाँ, चुनौतियां वगैरह क्या है मोस्ट फेवरेट नेशन देने में, ये भाग आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या देखना होगा, ये जो डी टी ए क्या है, एक बार फिर से दोहरा कराधान बचाव समझौता, यहां से पकड़ सकते हैं, बस एक लाइन। ठीक है। 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौता, ये जो समझौता है में सर्वाधिक यानी एमएफएन जो है खंड को सस्पेंड कर दिया, इस क्लॉज को, ओनली फॉर इस क्लॉज को स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, इसलिए प्री की बात हो गई थी।
चलिए, ये होता क्या है? तो एक क्लॉज है, एक संधि है, ट्रीटी है, जो दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यक्ति या व्यवसाय को एक ही आय पर दो बार, यानी अपने देश में भी दो और ओरिजिन वाले देश में भी दो। मान लीजिए कि ज्योति जी है जो है वो अमेरिका में बिजनेस कर रही है इंडियन, तो पैसा कमा के अपने घर में भी ला रही है, यानी इस देश में भी ला रही है, तो यहाँ भी टैक्स देना है, और जहां पे वो काम उनका बिजनेस है वहां भी टैक्स दे रही है। तो डबल, दो जगह जो टैक्स दिया जा रहा था उससे बचने के लिए बनाई जाती है। क्लियर? ठीक है, पहले हमारे उसमें भी था, हमारे देश में भी था, तो अब उसको हटा के रिप्लेस करके लाया गया जीएसटी, है ना। चलिए, कैसे काम करता है? तो जो काम कैसे करेगा, ऑब्वियस है कि निवास जो देश है वह देश जहां करदाता रहता है, स्रोत जहां पे आय अर्जित की जाती है, लाभ जो है, समझौता यह है, यह अश्योर करेगा कि करदाता को या तो निवास स्थान में या सोर्स वाले देश में, यानी कहीं आप अमेरिका में दे दीजिए या फिर भारत में दे दीजिए, पर एक जगह टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो उससे जो डबल टैक्सेशन है उससे बचा जा सके। ठीक है, तो एक नेस्ले का मुद्दा भी आया था 23 में। चलिए, तो इसमें चुनौतियां क्या क्या है? ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं नेस्ले का केस। तो चुनौतियां क्या क्या हैं अब वो समझ लेते हैं। ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग क्या है भाई? कंपनियां लाभकारी कर संधियों का उपयोग करके उच्च कर से बचती है। जहां पे ज्यादा, बहुत ज्यादा टैक्सेशन है उससे बच के कहीं एक जगह दिया जा सकता है। एग्जाम्पल, पहले मॉरिशस का यूज जो है, उपयोग भारत में पूंजीगत लाभ कर से बचने के लिए किया जाता था। अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग भूल चुके होंगे। मॉरिशस ऐसे समझते हैं इसको, ये इंडिया है और ये मॉरिशस है, दोनों के बीच में संधि थी कि भाई इंडिया ने दोस्ती की कि भाई ट्रीटी की कि आपके देश में जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, हम यहाँ उन पर टैक्स भारत में नहीं लगेगा। और मॉरिशस ने भी संधि की कि भाई इंडिया में जो कंपनी ओरिजिन की है उन पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये है अमेरिका भैया, यूएसए, गोलू मोलू, है ना। इन्होंने कहा, बहुत सारी कंपनियां, सिर्फ अमेरिका नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बहुत सारी कंपनियां क्या की, ओरिजिन इनका अमेरिका है लेकिन रजिस्टर करवा दिया, एक नया कंपनी, सिर्फ रजिस्टर्ड, सिर्फ रजिस्टर करवाया, एक छोटा सा पान की दुकान टाइप का ऑफिस खोल दिया गया और कहा कि मेरा हेड ऑफिस है, सारा माल अब इंडिया को भेजा जा रहा है। तो जो टैक्स अमेरिका से इंडिया आने में लगना चाहिए था, मिलना चाहिए था भारत को, अब वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टर यहाँ पे है, मॉरिशस में। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए। अरे, नहीं समझ में आया? हाँ, तो जिसको भी, कोई भी कहीं भी कंपनी खोला, चाइना में है, मॉरिशस में एक अपना ऑफिस खोल दिया उन्होंने, जिसको मैं हल्की भाषा में कह रहा हूँ पान की दुकान, है ना, टाइप। तो इन्होंने अपना एक ऑफिस खोल लिया, अब ये रजिस्टर्ड वहां करवा लिया, मॉरिशस को थोड़ा सा वो दे दिया, लाभ दे दिया कि भैया हम रजिस्टर्ड यहाँ पे करवा रहे हैं, सारा माल यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये टैक्सेशन, मतलब टैक्स से बचने के लिए किया जा रहा था। ठीक है, तो ये समस्या बहुत हद तक रही है, लंबे समय तक रही है। चलिए, और दूसरी समस्या क्या है? व्याख्या की समस्या, कि अलग अलग व्याख्या विवाद उत्पन्न कर सकती है। कई बार देखा गया है डीडीटीए में व्याख्याएं अलग अलग है, तो यही यही विवाद तो था। ये जो नेस्ले वाला जो विवाद है कि भैया हम तो अमेरिकन कंपनी है, स्विट्जरलैंड वाली कंपनी है, तो कर का लाभ तभी मिलेगा जब भारत सरकार इसे आयकर अधिनियम से अधिसूचित करेगी। यही विवाद था कि नेस्ले टैक्स नहीं दे रहा था।
कहा कि हमको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, यही वो विवाद था। ठीक है, घरेलू कानून से टकराव क्यों हो रहा है कि बहुत सारे घरेलू जो हमारे डोमेस्टिक जो लॉज हैं उनके बीच में अंतर अनुपालन मतलब ऑपरेशनल जो है उसमें डिफरेंट। भाई हमने टीडी में साइन कुछ और कर रखा है लेकिन कानून हमारा उसके अगेंस्ट है, तो कठिनाइयां पैदा करता है। नेस्ले वाला विवाद, चलिए यहाँ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, विवाद समाधान में देरी बहुत ही धीरे होती तो इनइफेक्टिव हो जाती है। मुद्दा आज जो सुलझ सकता है अगर उसको, मेरा माल अटका पड़ा है और ये विवाद अगर 6 घंटे में 6 दिन में सुलझ सकता है, उसको 6 महीना टाल दिया गया या डिले कर दिया गया तो फिर तो बेकार हो गया, बिजनेस करने का पर्पस ही खत्म। ठीक है, तो वैश्विक शासन को क्या करना चाहिए, स्पष्ट संधि व्याख्या करनी पड़ेगी, घरेलू कानूनों के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठा के चलना पड़ेगा और बेहतर विवाद समाधान की प्रक्रिया की भी आवश्यकता होगी। तो इंसॉल्वेंसी हमारे देश के लिए तो किया गया लेकिन बाहर वाले में जो आर्बिट्री है उसके साथ हमें अलाइन करना पड़ेगा, यानी जो वैश्विक संधियां जो हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कानून में कुछ सुधार भी करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब कमेंट नहीं आ रहा, अब तक तो कमेंट आ जाना चाहिए आप लोगों का। किसी तरह का डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अरे कमेंट करना है, क्लियर है। चलिए, क्यों डिम्पल जी, आपको नहीं बोलना है? अच्छा, लिखने में तकलीफ हो रही होगी। हम्म, गुलाबशाल जी, भाई कोई आरती जी को भी मैसेज कर दीजिए। चलिए, विकास समझौते के लिए निवेश की सुविधा। चलिए, ये तो पूरा प्योर आपका फ्री का ही है। विरोध क्यों हो रहा है वो ट्रिम्स की बात है, अभी विरोध अब तो पुराना हो गया। ठीक है, लाभ वगैरह क्या है, इसको ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मेंस में नहीं बनेगा, प्री के लिए ही था, मेंस में लिखा नहीं है मैंने, ये प्री के लिए ही है। अच्छा, ध्यान रखिएगा जो लोग 1 साल पहले से रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं वो अपनी बुकलेट को मत फेंकिएगा करंट अफेयर की, 1 1.5 साल वाली चीजों को भी रख सकते हैं आप। ठीक है, ये 1.5 साल पुरानी है, कम से कम 1.5 साल का तो रखिए कम से कम। BRI तो ये BRI दिन है शिवांगी जी, ये BRI नहीं है भाई। चलिए, एम्ब्रिज, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी ने पूछा था पहले मुझसे एम्ब्रिज के बारे में। चलिए, प्रोजेक्ट एम्ब्रिज जो है वैश्विक वित्तीय संप्रभुता, सोवरेनिटी की बात हो रही है और इंटरनेशनल जो ट्रेड है को कैसे प्रभावित करता है, चर्चा करने की बात थी। ठीक है, तो एम्ब्रिज, ये जो प्रोजेक्ट है एम्ब्रिज नामक एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, परियोजना है, वो पूरे वैश्विक वित्तीय संप्रभुता और इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट कैसे डाल रहा है। तो कुल मिला के एक लाइन समझ लीजिए, मेंस में क्या लिखना है वो समझ लेते हैं। एम्ब्रिज क्या है, तो ये चर्चा में क्यों रहा बेसिकली, तो ये इसको लॉन्च किया गया था 2021 में और ये क्रॉस बॉर्डर विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, जो मल्टीपल जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए तैयार किया गया है।
ठीक है। तो कुल मिला के ये एक लेजर का एम्ब्रिज क्या करता है, एक लेजर का उपयोग करता है जो एक ब्लॉकचेन पर आधारित प्रणाली है, पीयर टू पीयर, P2P, अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने के लिए, विदेशी मुद्रा के लेन देन के लिए डिजाइन किया गया। खत्म। ये 4 पॉइंट आप इसको शॉर्ट करके भी लिखा जा सकता है। 25 to 30 वर्ड में, 50 वर्ड्स में लिखा जा सकता है। शिवांगी जी, BRI के बारे में बताइए जरा सा, ये BRI क्यों पूछा आपने? ये पॉइंट मेंस के लिए है। डिम्पल जी, ये भी पॉइंट मेंस के लिए है। प्री के लिए तो है ही, बट मेंस के लिए क्या क्या पॉइंट है मैं आपको वो बता दे रहा हूं। सीधा आंसर में लिखने लायक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रतियोगी देश कौन कौन है ये सबसे मतलब नहीं है। महत्व क्या है? तो लागत में, लेन देन की जो लागत है उसमें कमी, और भुगतान में यानी पेमेंट करने में थोड़ी गति बढ़ जाएगी। ब्लॉकचेन और AI के माध्यम से बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता भी आएगी। भाग लेने वाले जो देश होंगे उसमें मौद्रिक संप्रभुता को सुदृढ़ करना होगा। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ शिवांगी जी। तो ये तो आपको पहले ही लिख देना चाहिए था ना। चलिए, एकल मुद्रा डिजिटल डॉलराइजेशन को रोकने में मदद करेगा। ये इसका एडवांटेज है, यानी ये जो परियोजना है इसका एडवांटेज है। कुछ चुनौतियां भी होंगी, सब कुछ गुड़ी गुड़ी तो हो नहीं सकता, कुछ चैलेंजेस भी होंगी, जैसे वैश्विक स्वीकृति में कमी। सभी लोग, ठीक है, 4 साल में के बाद अगर बहुत सारे जो देश इस परियोजना से हटने की घोषणा कर दी है। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस क्या क्या है, अलग अलग देशों में अलग अलग कानूनी ढांचे हैं, और रेगुलेशन जो है वो अनक्लियर है। हर देश के अपने अपने कानून होते हैं, अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, तो उसके हिसाब से कानून बनाया जाता है ना। तो अब ये अलाइन नहीं हो पा रहा है। और अनस्टेबल की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है, डिजिटल मुद्रा में है, डिजिटल फॉर्म में। कोई किसी ने उड़ा लिया पैसा तो एक बार में पूरा अकाउंट खाली, ऐसा कुछ है ना। डेटा लीक होने का खतरा है, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसे सुरक्षा संबंधी जो कंसर्न है ये भी जरूरी है। एक पैरेलल और अनियमित वित्तीय प्रणाली का उदय होने का खतरा है, यानी पैरेलल गवर्नमेंट। जैसे कई बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, मैं आपको इंडिया से समझा देता हूं। वो डेली का 2 से 3 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, डेली का, स्क्रैप में। स्क्रैप में कैसे? तो इन्होंने अपना चेन बना रखा है, और वो चेन से क्या होता है, चेन का मतलब हुआ कि ये इस तरह का चेन, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, है ना। इस ए व्यक्ति ने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ए व्यक्ति ने बी को दिया 1 करोड़ रुपया, 10% ब्याज पे। इसने 8% ब्याज पे दे दिया, आगे बढ़ा दिया। और ये सब पूरा जो नेटवर्क चल रहा है वो कैश में चलता है। और मजे की बात यह है कि सरकार इसको तोड़ना भी चाहे तो तोड़ नहीं सकती। इसके अलावा भारत में बहुत सारे व्यापारी हैं, और ऐसा हब है जो गवर्नमेंट को भी पता है, वो सिर्फ कैश में लेन देन करते हैं। ठीक है, तो टैक्स बचा लेते हैं, जिन टैक्स बचा नहीं लेते, चोरी करते हैं। आप कहोगे सर इनडायरेक्ट टैक्स तो हम दे ही रहे हैं। पहले ये समझने की जरूरत होगी, सभी लोग ये सोचेंगे तो टैक्स नहीं दिया जाएगा। फिर आप कहेंगे रोड भी अच्छा चाहिए। यही तो कारण है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हें ये पेन ज्यादा होता है कि भैया हम तो टैक्स दे रहे हैं, पर हमें अच्छी सड़कें नहीं मिल रही, हमें अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? रीजन यही है।
वो कहावत था ना, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, है ना। चलिए, तो ये पैरेलल, ये अपनी अपनी सरकार, जैसे हवाला से पैसा मंगाना, है ना, तो बहुत सारे लोग आकुत धन संपत्ति जमा करके रखते हैं, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। नहीं देने का मतलब चोरी हुआ, सीधी सी बात है, अनअकाउंटेड मनी है ये। चलिए, तो वैश्विक पहल क्या किया गया, ब्रिक्स ब्रिज बनाया गया है कि भाई ब्रिक्स के जो देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एक सीमा तक भुगतान प्रणाली ये अपना स्वीकार करेंगे, आपस में रूबल देना, ठीक है, अलग अलग जो मुद्राएं हैं, इससे डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस, BIS की ही पहल है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि घरेलू और इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के साथ उनको जोड़ देना, विभिन्न देशों के जो घरेलू इन्वेस्टमेंट पेमेंट सिस्टम है उसके साथ इसको मर्ज कर देना, ताकि जैसे, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि रशिया का बैंक है, ये इंडिया का बैंक है, दोनों बैंकों में अगर डिम्पल जी को अपना बिजनेस कर रही है रशिया में, तो रशिया से में एक अकाउंट खोल दिया और एक अकाउंट यहाँ पे इंडिया में खुला हुआ है, तो ये अपना इंडियन मनी रशियन बैंक में रखेंगे, डिजिटल फॉर्म में, नोट ले जाके नहीं, जमा नहीं करना है, डिजिटल फॉर्म में, और उससे ये व्यापार कर सकती है। अब डॉलर में कन्वर्ट करने की बाध्यता नहीं रहेगी, कि पहले क्या दो देशों के बीच में ट्रेड होना है तो डॉलर में वो एक्सचेंज होना था, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। क्लियर हुआ जल्दी से? तो बदलाव तो ला सकती है, पोटेंशियल तो है, लेकिन यह देशों को स्वयं अपनी डिजिटल मुद्रा का उपयोग करके सीमा पार लेन देन में सक्षम बनाएगी, आर्थिक संप्रभुता को भी मजबूत करेगी। हालांकि कई सारे जो विनियामक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी सामने आएंगी, जिसे समय समय पर उसका निराकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो मैंने वर्ड कहा है अभी, दोबारा मत पूछिएगा, इसको लिख लीजिए, इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए था, वो ऐड मैंने करवा दिया, लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं शिवांगी जी के IFDA का सब टॉपिक है, BRI। अच्छा ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। कहाँ पे है भाई, ये है, कहाँ पे है BRI, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो देखिए चीन, अरे रे रे, निवेश की सुविधा की बात थी यहाँ पे, ठीक है, ये चाइना के द्वारा इनिशिएट लिया गया है, इसीलिए भारत ने इसका विरोध किया है, एक लाइन में। तो अभी भारत उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि भारत को ऐसा लगता है कि भाई कोई भी जो प्राथमिक, भारत का डर क्या है यहाँ पे, कि ऐसा निवेश ढांचा चीन के रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देगा, ऑब्वियस सी बात है। डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है ना, चाइना का क्या है, चाइना की जो पॉलिसी है बहुत ही एग्रेसिव है, आपके घर में आएगी, आपको पैसा देगी, पहले जरूरत क्रिएट करेगी, फिर पैसा देगी, और फिर कहेगी चुकाओ, और नहीं तो ये घर मेरे नाम करो, नहीं नाम करना है चलो 100 साल के लिए मुझे लीज पे दे दो, बात वहीं खत्म। पिछले 150 साल में अगर हम बात करें, ये जीके का क्वेश्चन बनता है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं, हर देश की सीमा जो है, किसी की स्टेगनेंट है, किसी की कम हुई है, ज्यादा किसी की नहीं हुई है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, चाइना। चेक कर लीजिए, चाइना की जो
का जो साइज है वो 150 साल में 3 गुना हुआ है। भारत की अगर हम बात करें 1949 में चाइना आजाद हो रहा है ना, अपने आप को स्वतंत्र, चीनी क्रांति की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम बात ये देखें 49 में गूगल करके देखिएगा चाइना का साइज क्या था, उसका आकार। तिब्बत उसमें शामिल नहीं था। ताइवान पे अधिक अपना हक जमाने की कोशिश करता है, फार्मोसा जिसका पुराना नाम हुआ। लेकिन ये सभी जगह से अपने उसको कब्जा कर करके किसने अपना आपको बढ़ा लिया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तो बात ही मत पूछिए, है ना। शिवांगी जी, हाँ। तो जो कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उन पर कूटनीतिक दबाव पड़ेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पर वो तो मैडम जी, श्रीलंका के साथ क्या हुआ ये, अच्छा कभी भी देखिएगा, ये जो भी डब ट्रैप डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं चाइना का, ये छोटे देशों के साथ अपनाया जाता है। भाई भारत को देके देखे जरा सा, है ना। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान या मालदीव, है ना। चलिए, अभी तो भारत ने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। तो मेरा नेचर डोमिनेट करने वाला है, तो मैं तो यही जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा? ये साफ सुथरा नहीं है ना, थोड़ा सा दिक्कत मुझे, मैसी मैसी लगता है। रेलवे में सुधार, चलिए करवाते हैं रेलवे में सुधार। पहले सवाल देख लेते हैं। रेलवे में सुधार, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब एक लाइन आप लोग खाली यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहीं कवच के बारे में बताया था, पढ़ाया था, और ये भी आ गया है शायद किसी एग्जाम में, है ना। एक लाइन अलग से नोट कर लीजिएगा, ग्रीन बजटिंग। ये देखिए, मैंने बहुत सही से इसको लिख दिया है, ठीक है, मेंशन किया हुआ है। बस एक यही लाइन थी जो इंपॉर्टेंट थी रेलवे को लेकर, कि ग्रीन बजटिंग अपनाएं ताकि वित्तीय योजनाओं को पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़ा जा सके। बस, हो गई बात खत्म। रेलवे से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा। पर्यटन का महत्व, ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट सवाल। देखिए, यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है, भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिरता और आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियां और अवसर क्या क्या है। नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। मेंस के लिए मतलब आप बेबी स्टेप पे चलना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज ये टॉपिक मेंस में डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आने वाला है, इसीलिए इसको आप छोड़ के ही चलिए। निष्कर्ष में आप, एक पॉइंट मैंने ऊपर बता दिया आपको, ये देख लीजिए। एक पॉइंट आप ये ले लीजिएगा, और एक पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, एवरग्रीन है, ध्यान से समझ लीजिए, ये एवरग्रीन पॉइंट है। कोई भी योजना में आप डालकर इस लाइन को लिख सकते हैं, तो इसको आज ही के आज रट के खत्म कीजिए, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, रणनीतिक दृष्टिकोण। ये वर्ड आप लोगों को यूपीएससी में कई बार देखने को मिलेगा, हम इस पे बात कर लेते हैं। रणनीतिक का मतलब क्या क्या समझते हैं? आगे की पॉलिसी बनाने के लिए एक, कि भाई आज, इसको मैं ऐसे समझा देता हूं, ये आपका शहर है और इसमें 10 साल बाद इसका आकार ये होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या ज्यादा होगी, आकार का मतलब जनसंख्या से है, साइज तो वही रहने वाला है, तो जितनी भी सुविधाएं हैं उन पे दबाव पड़ेगा। यानी पहले 10,000 लोगों के लिए पीने का पानी चाहिए था, अब 50,000 20,000 लोगों के लिए पीने का पानी चाहिए।
सैनिटेशन चाहिए, ठीक है, बिजली चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए, सड़कें चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो सड़कों पर भी तो दबाव आएगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा। ठीक है, तो 10 साल बाद क्या होगा उसके हिसाब से प्लानिंग आज करनी है मुझे। ये ठीक उसी प्रकार की बात है, हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हैं, इंडियन है ना। हम क्या सोचते हैं, जैसे परचून की दुकान बगल बगल में खुली हुई है, वेस्ट में ऐसा नहीं है। यूरोपियन देशों में अगर आप जाइएगा तो बहुत दूर दूर आपको ग्रोसरी शॉप मिलेगी, और वो वीकली या मंथली एक बार में सारा सामान लेके आते हैं। आप कहोगे सर पैसा भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। वो एक अलग बात है कि पैसा ही होना चाहिए, और भी नहीं ही होना चाहिए, लेकिन मैनेज कर मतलब मैनेजमेंट उनका तगड़ा है, इस बात को मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे अब आप कहोगे सर सब्जी कैसे लाया जाए, है ना, एक अलग चीज है। मैं कह रहा हूं ना, मान आप आर्गुमेंट के लिए तो आर्गुमेंट कर सकते हैं, बट हमसे बेटर उनका मैनेजमेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया है इसको। ठीक है, स्कूल खोला जाता है हमारे यहाँ पे, कोई भी स्कूल जो है उसमें विकलांग बच्चों के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग बच्चे, उनके उनके लिए सोचा ही नहीं गया। फौज में महिलाएं जाएंगी ये तो अब सोचा जा रहा है ना, कॉम्बैट में तो अभी भी नहीं है। वो 50 साल पहले से सोच के बैठे हुए थे। ठीक है, हम तो आज भी इस पे लड़ रहे हैं कि महिलाओं को कितना अधिकार देना चाहिए, उनको कपड़े कैसे पहनने हैं सोसाइटी तय करती है। वेरी गुड। चलिए, अब इसी का फायदा कुछ फेमिनिस्ट भी उठाती हैं, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट। चलिए, आइए मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तो रणनीतिक दृष्टिकोण का मतलब समझ में आया कि भैया आगे 10 साल बाद हम कहाँ होंगे। जैसे कि मैं पूछूं आप लोगों से कि शिवांगी जी, डिंपल जी, गुलफ्शा जी, ज्योति जी, ये 4 लोग हैं अभी आज उपस्थिति कम है ना। चलिए, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं आप? यूपीएससी की तैयारी करते हुए, या कहीं पोस्टेड होते हुए कि भाई यहाँ पोस्टिंग है, उसके लिए रो रहे हैं कि सर घर से बहुत दूर है, 16 सोमवार का व्रत कर लेते हैं, थोड़ा सा वो हो जाएगा, पोस्टिंग मेरा यहाँ घर के पास हो जाए, ऐसा कुछ। तब आपकी प्रायोरिटी बदल चुकी होगी। आज प्रायोरिटी क्या है कि पड़ोसी जो है गाना बजाना बंद कर दे, ताने मारना बंद कर दे, है कि नहीं। चलिए, तो इसके लिए रणनीतिक दृष्टिकोण, अगर प्रगति करनी है, रेलवे ही नहीं, ये एवरग्रीन पॉइंट बता रहा हूं मैं। एवरग्रीन का मतलब हर आंसर में एवर ग्रीन, एवरग्रीन का मतलब अब हिंदी में भूल गया उसका। इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होना चाहिए, उन्नत तकनीक अपनाई जाए, सदाबहार, हाँ सदाबहार, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, परिचालन, अगर रेलवे की जगह सड़क हो गया, सड़क की जगह बंदरगाह हो गया, कहां कहां यूज कर सकते हैं मैं ये बता रहा हूं आपको। तो इन शब्दों का अगर आपने अपने अंदर डाल सॉरी, अगर आप इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, अपने अंदर उतार चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपका आंसर हो जाएगा। परिचालन दक्षता में सुधार हो, रट लेना, अभी के आज ही रट लेना। ठीक है, चलिए, बाकी ये सिर्फ जो छोटे से पॉइंट है ना, बस इतना ही करना था आपको, और इसका यूज आप कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बीमा क्षेत्र, आइए बीमा क्षेत्र पे बीमा करवाते हैं। बीमा क्षेत्र से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला। वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा भारत के बीमा क्षेत्र में उजागर की गई मुख्य चुनौतियां और सुधार। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं। सिफारिशें कमेटी की क्या की गई थी, ये सब प्री वाला पार्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए टॉपिक को हम
यहीं पे छोड़ते हैं इसको। तेल क्षेत्र विकास संशोधन विधेयक, विधेयक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हाँ ऊर्जा। अब देखिए, ये टॉपिक मैंने कई बार कहा है आप लोगों से, विधेयक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद, तो आपका भी सवाल होता है कि सर विधेयक जब इंपॉर्टेंट नहीं होता तो देते क्यों है? देता इसलिए हूं, या फिर न्यूज में इसलिए ये आता है, इससे जुड़े हुए जो चीजें जैसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता। तेल क्षेत्र का मतलब क्या, तेल का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा। आपके सिलेबस में है, सिलेबस याद होगा ना सबको? अब ये मत बोलिएगा नहीं याद है। वेरी गुड, फिर ईश्वर आपकी रक्षा करे यूपीएससी से, है ना। चलिए, प्री वाला मैंने पहले ही बता रखा है, मेंस में क्या पॉइंट ले सकते हैं। ऊर्जा, ये देखिए यहां पे ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कहां गया? ये पॉइंट आप मेंस में ले सकते हैं, बस एक दो पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। भारत अपनी कच्चे तेल की 85% जरूरतों को के लिए क्या है, आयात पे, इंपोर्ट पे निर्भर है। तो ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है। कल को कोई उन देशों, कहीं लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है, उनसे नहीं, किसी और, वो जो देश हमें सप्लाई कर रहा है उस देश में ही युद्ध हो जाए, तो सप्लाई तो हमारा बिगड़ेगा ना भाई, मारे तो हम जाएंगे। जिस दुकान से मेरा दूध डेली आता है, अगर वो दुकान बंद हो जाए तो मुझे किसी और दुकान में जाना पड़ेगा। हो सकता है वो महंगा दूध दे मुझे। उसी तरह से पास वाला अगर पेट्रोल पंप बंद हो जाए तो मुझे थोड़ा सा और दूर जाके दूसरे पेट्रोल पंप में जाना पड़ेगा, सेम वही चीज है। ठीक है, तो ये बात आपको, ऊर्जा सुरक्षा क्यों जरूरी है, या ऊर्जा आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, इसीलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, मूव करना है। ये पॉइंट आप मेंस में ले सकते हैं, ठीक है। और मुझे इसमें लग नहीं रहा है, ठीक, इतना ही ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, खत्म हो गया, दिसंबर समाप्त, जनवरी में आते हैं। जनवरी निकालिए। अच्छा, तो जनवरी हम कल कर लेंगे, कल तो। अच्छा, ये भी बताइए कि आप लोगों को ये इसको कंटिन्यू करना है या हिस्ट्री करना है? शिवांगी जी सबसे पहले बताएंगी, उम्मीद कर रहा हूँ, ज्योति जी, गुलफ्शा अलवी जी, डिम्पल जी, करंट अफेयर ही ले लें। चलिए ठीक है, ठीक है, तो करंट अफेयर ही इसको रख लेते हैं ना, 3 दिन का आपको और मिल जाएगा। और एक बार करके देख लेते हैं, ये 6 दिन जो है, या 4-5 दिन हमने जो भी 3 दिन हो गया, हाँ 6 दिन, 6 दिन पढ़ने के बाद क्वेश्चन इसी से रहेगा, इसी टॉपिक से, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूं। तो अब आपके पास ये ऑप्शन ही बंद हो गया कि सर लिख नहीं पाए, क्या नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, एक एक लाइन एक एक चीजें बता रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला का मतलब इसमें जो मेंशन है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन ये नहीं, ये नहीं रहने वाला। क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा, मतलब इसी टॉपिक से ही रहेगा, डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछूंगा, सारा आंसर इसी से होगा। मगर तो संडे को उम्मीद करता हूं कि सभी लोग टेस्ट देंगे ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि खतरा भी ज्यादा है, क्योंकि सारा आंसर इसी टॉपिक में है। आपने कॉपी रख दिया सामने और लिख दिया तो बात अलग है फिर। तो वो आप अपने साथ क्या कीजिएगा, यहाँ पे हीरो बनने के चक्कर में आपका अपना नुकसान होगा, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा एक बार थोड़ा हल्का सा बात कर लेते हैं, पढ़ाऊंगा नहीं। रुपए का अवमूल्यन, क्या क्या टॉपिक है जरा सा देख लेते हैं। 62, ठीक है। अर्थव्यवस्था,
रुपया का अवमूल्यन है, अंतरराष्ट्रीयकरण, आधार वर्ष में संशोधन, ठीक है, दो दो ही है, 3 1 2 3, बस ये 3। हालांकि ये पूरा मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें ही इसमें मेंस के लिए है, बाकी 3 टॉपिक जो है वो पूरा मेंस के लिए फुल फ्लेज में है, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा नहीं, आराम से हो जाएगा, कल परसों तक में खत्म भी हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ के आ जाइएगा, जनवरी का। क्लियर है शिवांगी जी? और आरती जी क्यों नहीं आ रही है, और थोड़ा सा मैसेज करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।